नमस्कार, मैं हूँ सुनील हालाखंडी और एक बार फिर आपके सामने बात कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ और रिव्यूज़ पर। आशा है आपने ये सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि मेरी जो विशेष टिप्पणियाँ हैं आप सुन सकें। आज देश में दो बातें मुख्य रूप से चर्चा में हैं। एक तो राफेल के 5 हवाई जहाज़ों का भारत में आना और दूसरा राम मंदिर का शिलान्यास जो कि 5 अगस्त को होगा। ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी के समर्थकों के लिए खुशी की बात लेके आए, लेकिन जहाँ तक राफेल का संबंध है सारे देश में इस पर खुशी छाई हुई है। आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे इसके बारे में बात करूँगा। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह जो लोग हैं अम्बाला या रोहतक, अम्बाला के पास के जहाँ पर ये 5 हवाई जहाज उतरे हैं, वो किस तरह से खुश हैं और अपने आप को एक तरह से धन्य महसूस कर रहे हैं कि वो इस समय पैदा हुए जब वो आकाश से उतरते हुए इतने नज़दीक से राफेल विमान को देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है कि राफेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उसकी प्रवक्ता अभी भी वही किनारे हैं कि 5,00,000, 500, 600 करोड़ का प्लान मोदी जी ने 1700 करोड़ में खरीदा। इसमें मैंने एक आज तक पर चर्चा सुनी थी, उसमें बहुत ही हास्यास्पद मतलब बहुत ही हास्यास्पद तरीके से आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं ये सोचता हूँ कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को काफ़ी कोशिश की भुनाने की 2019 के लोकसभा चुनाव में, और उनको सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली इसका केवल इतना कारण था कि उनके पास कुछ तथ्य नहीं थे। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ही स्वच्छ छवि थी, और तीसरी बात, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी नहीं थी। उन्होंने चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है कहने के सभी अपने सभाओं में नारे लगाए। काफ़ी लोगों ने जोश शोर से, जो उनके समर्थक थे, जो आप जानते हैं कैसे लोग किसी भी राजनीतिक रैली में आते हैं, उन्होंने जोर शोर से नारे लगाए और राहुल इसलिए समझ बैठे कि वो चुनाव जीत गए हैं। उधर प्रियंका गांधी ने बच्चों से नारे लगवाए कि चौकीदार चोर है, और इन दोनों का बाद में ये दर्द था कि राहुल गांधी ने ही अकेले मोदी जी पर चौकीदार चोर कहने के एजेंडा को चलाया। बाकी कांग्रेस के लोगों ने उसका कोई समर्थन नहीं किया। किसी बड़े नेता ने इस लाइन को आगे नहीं बढ़ाया। जाहिर तौर पर यह है कि अगर बाकी लोग नेता भी कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री को चौकीदार को चोर कहते तो कांग्रेस शायद 55 से 22 सीटों पर सिमट जाती है। वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आजकल एक और चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी कुछ वीडियो अपने जारी करते हैं जब अलग अलग हेयर स्टाइल में, और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी का ये मानना है, या उनके जो समर्थक हैं, जो सलाहकार हैं, उनका मानना है कि यदि एक बार आप नरेंद्र मोदी की छवि को ख़त्म कर दें तो फिर सत्ता एकदम आपकी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में है। लेकिन अब बीजेपी अपने 8-10 प्रवक्ताओं को, जिसमें कुछ मंत्री भी होते हैं, उनको राहुल गांधी के इस वीडियो के पर आक्रमण करने के लिए उतार देती है मैदान में। इससे राहुल गांधी या कांग्रेस के लोगों को लगता है कि वो बहुत कुछ सही बात कह रहे हैं, और यही कारण है कि बीजेपी अपने बड़े बड़े नेताओं को एक साथ संवाददाता सम्मेलन करने के लिए उतारती है। लेकिन ये एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। इसमें वो राहुल गांधी को इम्पोर्टेंट बनाए रखना चाहते हैं, और वो उसके हास्यास्पद आरोपों का भी बहुत गंभीरता और संगीनता से जवाब देते हैं, ताकि वो कांग्रेस के नेता बने रहें, मूर्खताएं करते रहें, और आसानी से बीजेपी अगला चुनाव जीत सके। बीजेपी ये भी जानती है कि कांग्रेस में बहुत नेता सक्षम हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कांग्रेस में, जिनके हाथ में यदि कांग्रेस का नेतृत्व चला जाएगा तो बीजेपी को दिक्कत होगी। तो ये एक कारण है कि बीजेपी राहुल गांधी के हर बयान का पूरी तरह से उस पर टूट पड़ती है, ताकि वो अगला बयान फिर दे, और राहुल गांधी इस ट्रैप में फंस गए हैं। अब राहुल गांधी फिर से राफेल का राग अलाप रहे हैं, तो एक ही गलती को यदि कोई दूसरी बार करे तो फिर उसकी मूर्खता कहलाती है। उनके पास काफ़ी अच्छे मुद्दे थे, बेरोजगारी थी, कोरोना संकट था, उस समय वो जनता की सेवा करके जनता के प्रिय बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इवन चीन के खिलाफ भी
भारत के जो अभियान है उसमें भी इस सरकार की आलोचना की थी और सरकार के साथ खड़े रहते, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को और राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पे इसका बहुत फ़ायदा होता। ये दो मौके ऐसे थे वो जो चूक गए, और अब राफेल आने पर भी उन्हें उसका स्वागत करना चाहिए था। हालांकि वो अपनी आलोचनाएं करते रहते, लेकिन राफेल का देश में आना ये एक सारे देशवासियों में खुशी की लहर लाया, और इससे देश की सुरक्षा में लोगों का ये मानना है कि इजाफा हुआ है, और अब शायद भारत अच्छी तरह से चीन या पाकिस्तान का मुकाबला कर सकेगा या उन पर आक्रमण कर सकेगा, ये लोगों का मानना है। और इसके खिलाफ अगर आप बोलोगे तो लोगों के आप खिलाफ बोल रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों के खिलाफ। अब दूसरा मुद्दा है जिसमें फिर कांग्रेस और काफ़ी कुछ विपक्षी दल गलतियां कर रहे हैं, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास का। इस पर समस्या ये है लोगों को कि सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक धार्मिक सम्मेलन है। धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसमें प्रधानमंत्री जाता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। हालांकि भले ही एक मात्र हिंदू धर्म का ही हो। दूसरी बात यह है कि ये भी एक भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये बीजेपी पिछले कई सालों से 1988 से इसके लिए झगड़ा कर रही है। तो इसमें भी खुशी खुशी कांग्रेस को शामिल होना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए और इसको बनने देना चाहिए मंदिर को, बल्कि अपनी तरफ से कुछ इस तरह के सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए ताकि लोगों का मन जीत सके। ये दूसरा मुद्दा है जहाँ कांग्रेस या मेजॉरिटी विपक्षी दल मात खा रहे हैं। मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि आप 18% वोटों या 20% वोटों के लिए, जिसमें कि कंपटीशन ज़्यादा है, सारे लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, लालू यादव, देवेगौड़ा, ये सब उसी वोटों के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि 80% वोट जो हिंदुओं के हैं, या 75% कहिए, उन पर वो क्यों नहीं कंसंट्रेट करते हैं। राजनीति किसी भी लोकतंत्र में, जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र यानी मेजॉरिटी जिस तरफ है उसी की सरकार बनेगी, और आपको उसी को देखना है, क्योंकि इसके अलावा लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव में मेजॉरिटी वाला ही जीत के आता है और आप माइनॉरिटी के गाने गाएंगे सॉरी, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये दो मुद्दे हैं। अगर इसमें कांग्रेस या विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी या लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपना रवैया रखेंगे तो उनको चुनावी फ़ायदा हो सकता है। और अगर वर्तमान में जिस तरह का वो रवैया कर रहे हैं, आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा जिसमें कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पहले जो राफेल प्लेन आने वाला था उसमें 2 पायलट के बैठने की जगह थी, 2 पायलट चलाने वाले थे, अब उनको 1 पायलट की 1 सीट ही लाए, तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा। तो ये तो बहुत तकनीकी चीज़ें हैं, इसमें एक पॉलिटिशियन को जाना नहीं चाहिए। हालांकि ही में प्ले इट टू द गैलरी, बट जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो इनके इस मूर्खतापूर्ण बयानों को समझती है और उनको ज़्यादा मूर्ख ही कहेगी। इसमें दोनों मुद्दों पर सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि कोरोना पे भी, चीन के खिलाफ भी मायावती ने काफ़ी समझदारीपूर्ण बयान दिए हैं। केजरीवाल भी कुछ बयान देने से इस बार अपने आप को बचाया है। तो इसलिए 2 नेता हैं जो इसमें साफ इस मुद्दे को टाल रहे हैं और फंस नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस यदि इस तरह करती रही तो वो आगे गर्त में जाएगी। मुझे नहीं मालूम राहुल गांधी के सलाहकार कौन है, शायद इटली में है या चीन में, मालूम नहीं। लेकिन अगर कोई उनका भारतीय सलाहकार होता जो समझदार होता तो उनको ऐसी सलाह नहीं देता और वो ऐसे वीडियो नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो आपको दिखाने की, यदि नहीं दिखा पाया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसको आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।